हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून के करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया। स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये ओवरऑल बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी पीडीएफ्स मंथली वीकली डेली किसी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। आपको टेलीग्राम पर मोर देन 2800 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यह है मेरा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं 28.25 मैंने IBPS PO 2021 में स्कोर किया है करंट अफेयर्स में। और जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया है उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करके मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। तो डेली रीड कीजिए, डेली वीडियो क्लासेस देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ अनंग पाल तोमर। अनंग पाल तोमर जो कि राजपूत डेंसिटी से आते थे, तोमर राजपूत डेंसिटी से आते थे, और इनकी एक स्टैच्यू बनाई जाएगी। आपको बताना है किस स्टेट और किस यूटी में ये बनने जा रही है। तो हमारा आंसर बनेगा दिल्ली में। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली में यानी कैपिटल दिल्ली में ये बनने जा रहा है अनंग पाल तोमर। और इसकी जो स्टैच्यू है वह बनाई जाएगी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाएगी? नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के द्वारा इसे बनाई जाएगी। और ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और अनंग पाल तोमर जो कि राजपूत डेंसिटी से आते हैं, तोमर राजपूत डेंसिटी से, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। ये माना जाता है कि इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। रिसेंटली अमित शाह है जो कि होम मिनिस्टर हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर है, इन्होंने 51 फीट की एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू भी स्थापित की, यानी इसका भी फाउंडेशन स्टोन किया है। आपको ये बताना है ये किस जगह की गई है, ये किस जगह की गई है। तो आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किस जगह? परशुराम कुंड में। परशुराम कुंड में की गई, इसका मतलब साधु परशुराम कुंड की ही ये स्टेच्यू बनाई गई है। साधु परशुराम की ही ये स्टेच्यू बनाई गई है परशुराम कुंड में, याद रखिए। और आंध्र प्रदेश के भी किस डिस्ट्रिक्ट में? लोहित डिस्ट्रिक्ट में, यानी परशुराम कुंड लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टैटिक पर्सन भी बन सकता है इससे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड यंत्र सेवा स्कीम। यंत्र का मतलब होता है इक्विपमेंट और सेवा का मतलब सर्विस स्कीम। तो इक्विपमेंट की सर्विसेज की सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम्स यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए किस राज्य ने स्कीम लॉन्च की है? तो हमारा आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने इसकी स्कीम को लॉन्च किया है। और स्कीम का पर्पज़ क्या है? देखिए, किसानों को ट्रैक्टर चाहिए, किसानों को ट्रैक्टर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए, तो ये सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस स्कीम की तरह। क्या फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी और सब्सिडी के साथ में लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे किसानों को इनिशियली कम से कम बर्डन होगा और एज ए लोन वे धीरे धीरे इसका पेमेंट कर देंगे। इसमें अराउंड 3,800 ट्रैक्टर्स को इंक्लूड किया गया, 3800 ट्रैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया, 320 कंबाइंड हार्वेस्टर्स यानी इक्विपमेंट्स इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ये रायतू भरोसा सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न और ये बन गया कि रायतू भरोसा स्कीम किसकी है? रायतू भरोसा स्कीम आंध्र प्रदेश की है। और इसके जो जितने भी सेंटर्स है पूरे आंध्र प्रदेश में, यहीं पर ये ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे किसानों को। इतना आप याद रखिए। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। और रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है ACB 14400, ताकि करप्शन को यानी रोका जा सके, इसकी कंप्लेंट को लॉन्च किया जा सके इसमें। और रिसेंटली आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कोनासीमा, और कोनासीमा इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया जा रहा है। और याद रखिए आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखिए। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है यूपी डिफेंस कॉरिडोर। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज कंस्ट्रक्टिंग बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी बना रही है इस यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को? तो हमारा आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, UPEIDA। ये ही इसे बना रही है। लेकिन क्या अकेली बना पाएगी इसे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए इसे कई MOU साइन किए साथ में। तो पहली बात तो इसने बैंक्स के साथ MOU साइन किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन जो 4 बैंक है इनके साथ इसने MOU साइन किया है।
प्लस इसने आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है, टेक्नोलॉजी के लिए इसके साथ, फाइनेंस के लिए इसके साथ, और भी काफ़ी एमओयूज इंपॉर्टेंट साइन किए, लेकिन हमारे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्या ये पहला कॉरिडोर बनने जा रहा है? या ये बिल्कुल सही, ये पहला कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये बनने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मिशन के तहत। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक तो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, दूसरा बनाया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में दूसरा बनाया जाएगा। पहला बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में आने वाले टाइम में बन ही जाएगा। तो इतना याद रखिए, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहे हैं इंडिया में। पहला डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। और ये एमओयूज आप याद रख ही लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, तो IRDAI रिड्यूस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरर्स टू ऑफर विच स्कीम। किस स्कीम को ऑफर करने वाले इंश्योरर्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके 50% कर दिया गया है? तो हमारा आंसर बनेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे लॉन्च करने का पर्पस था कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ मिल सके कम से कम प्रीमियम में। यानी इसका प्रीमियम पहले 330 रुपीज़ था, लेकिन इसका बढ़ाकर 436 रुपीज़ कर दिए गए। रिसेंटली 1 जून से अप्लाई हुआ है। और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट करने वाली इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं ना, उन कंपनीज़ को क्या कि मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका मिनिमम जैसे 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो आप ये स्कीम यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब इसे रिड्यूस करके लगभग 50% कर दिया, यानी 500 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। तो याद रखिए, और स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और यानी लगभग 50% रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इस स्कीम को ला सके लोगों के सामने। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रीमियम मैंने आपको बता ही दिया, ये 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस है। इसके बाद फिर से रिन्यू करवाना होता है, जिसमें सिर्फ डेथ कवरेज है इसमें, जो भी 2 लाख रुपए का है। एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 2 लाख रुपए का डेथ का इंश्योरेंस है, प्लस 1 लाख रुपीज़ परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का है। और इसमें एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स है, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एज ग्रुप है 18 to 50 ईयर ओल्ड्स। इस बीच के लोग इसे अवेल कर सकते हैं। और 31 मार्च 2022 तक अगर डेटा की हम बात करें, तो इसमें 6 करोड़ 40 लाख एक्टिव मेंबर्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। और इसका टारगेट है 15 करोड़ करने का। 6 करोड़ से 15 करोड़ करने का टारगेट है अगले 5 सालों में। ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज है एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी पर काम करता है, एंड भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क BBN। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटावर्स? इस मेटावर्स का नाम क्या है जो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल मेटावर्स है? तो इसका नाम है पॉलीवर्सिटी। पॉलीवर्सिटी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पॉलिटेक्निक, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है टेक्निकल सेक्टर में, और दूसरा है यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है पॉलीवर्सिटी, और यही इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल मेटावर्स है। इस मेटावर्स का पर्पज़ है कि इनिशियली स्टार्टिंग में अभी 100 स्कूल्स को इसमें यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी इस पॉलीवर्सिटी का एक ग्रुप बन गया ये 100 अकेडमीज़ का, यानी अब ये एक ही यूनिवर्सिटी बन गई, एक ही पॉलीवर्सिटी बन गई, जिसमें फ़ायदा क्या होगा कि जब सारी चीज़ें एक ही जगह होगी, सारी एक ही जगह, तो इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंप्रेसिव एजुकेशन होगी, मीनिंगफुल एजुकेशन होगी, काफ़ी बेनिफिट्स होगा अगर वर्चुअल रियलिटी पर सारी एकेडमिक्स एक जगह हो जाती है तो और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसी मेटावर्स को लॉन्च भी इसके कैंपस में किया गया था, इसी के ऑडिटोरियम में किया गया था, जो कि न्यू दिल्ली में है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो याद रखिए पॉलीवर्सिटी। और ये भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये भी भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये भी एक ग्रुपिंग का ही काम करता है। इसमें भी 100 अकेडमीज़ को शामिल किया गया है। ये भी इंडिया का पहला ऐसा नेशनल वाइड ब्लॉकचेन है। और इससे क्या होगा, जब सारी स्कूल्स एक जगह होगी, सारी एकेडमीज़ एक जगह होगी, सारी इंस्टीट्यूशंस एक जगह होगी, तो इसे ऑडिट करना, जैसे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करना, स्किल टेस्टिंग और भी कई चीज़ें, गवर्नेंस जैसी चीज़ें, ये इसे इंप्लीमेंट करने में सुविधा होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री को कुछ भी इंप्लीमेंट करना हो तो सारी एकेडमीज़ एक जगह है, तो इंप्लीमेंट करना आसान रहेगा। तो ये है, आप जैसे इतना याद रखिए कि पॉलीवर्सिटी इसका नाम है, इंडिया की सबसे बड़ी
जो एजुकेशनल मेटावर्स है। और ये जो मेटावर्स शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था नाम, और ये 1992 1992 में नील स्टेफनसन के द्वारा दिया गया था। याद रखिए इनका नाम नील स्टेफनसन। मेटावर्स काफ़ी न्यूज़ में है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि मेटावर्स वर्ड दिया किसने था, तो नील स्टेफनसन ने दिया था 1992 में। और रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मालवीय मिशन। और रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि गुजरात में आयोजित हुई थी। ये भी आप याद रखिए, गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एससी रेलवे टर्मिनल स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन विच सिटी। किस शहर में एससी रेलवे स्टेशन आया है या एससी रेलवे टर्मिनल आया है। टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ पे रेलवे जाकर जितनी भी ट्रेन्स होती है वो यहाँ उनका स्टॉपेज होता है, वो होता है टर्मिनल। और ये पहला एसी टर्मिनल कहाँ बन गया है, ये बना है बेंगलुरु में। और उस टर्मिनल का नाम है श्री एम विश्वेश्वरैया रेलवे टनल। ये इसका नाम याद रखिए। ये रेलवे टनल है जो कि बेंगलुरु में स्थित है और ये पहला एससी से बना टर्मिनल है। और ये जो विश्वेश्वरैया नाम है, ये नाम है एक इंजीनियर का जो कि भारत के पहले इंजीनियर है जिनका जन्म कर्नाटक में 1816 में हुआ था। और इन्हीं के नाम पर ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है, तो ये नाम याद रखिए। रिसेंटली रेलवे डिपार्टमेंट से एक यानी रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आते हैं श्रेयास जी होसूर। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आयरन मैन ट्रायथन कंप्लीट करके 13 आवर्स 26 मिनट्स में। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी स्कीम भी लॉन्च की गई थी रेलटेल के द्वारा, पीएम वानी स्कीम। और जिसका मकसद 100 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाना है, जिसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की जिसका नाम है वाईफाई डॉट, जिसे सी डॉट के द्वारा बनाया जा रहा है। और रिसेंटली सी डॉट ने एमओयू भी साइन किया था रेलवे मिनिस्ट्री के साथ टेलीमेटिक्स सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए, तो ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एवीए के साथ एमओयू साइन किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जिन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, तो ये भी आप याद रखिए। और रेलवे पुलिस फोर्स ने एक ऑपरेशन भी रिसेंटली लॉन्च किया था, ऑपरेशन सतर्क। रेलवे पुलिस फोर्स ने इसे लॉन्च किया था इलीगल लिकर को, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स को, फेक करेंसी सर्कुलेशंस को, अनकाउंटेड गोल्ड को, इन चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, विच क्रिप्टो कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स, जिसका नाम है क्रिप्टो रूपी इंडेक्स 8। इसमें 8 कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया जो क्रिप्टो कंपनीज़ है, यानी इसमें क्रिप्टो कंपनीज़ को क्या क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड किया गया, यानी सबसे ज़्यादा इंडिया में किस करेंसी का यानी वर्चस्व है इंडिया में, तो इसमें बताया कि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करती है इंडिया में, फिर उसके बाद एथेरियम, फिर बिनाइंस, फिर रिप्पल, फिर अलग जो भी कंपनीज़ है डोगेकॉइन जैसी सारी कंपनीज इसमें इंक्लूड की गई है, लगभग 8 कंपनीज़। और ये 8 कंपनीज़ 85% कवरेज करती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का इंडिया में। तो ये इंडेक्स जारी करने का मकसद यही है कि किस कंपनी का किस करेंसी का ज़्यादा वर्चस्व है इंडिया में। याद रखिए इसे लॉन्च किया कॉइनबेस ने। प्रश्न यही है कि कॉइनबेस ने इसे किस कंपनी ने इसे बनाया इंडेक्स को, तो आंसर होगा कॉइनबेस, जो इंडिया की ही एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, याद रखिए। और रिसेंटली एक कंपनी है क्रिप्टो की ही कॉइनबेस, और कॉइनबेस पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल हो चुकी है और जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई थी, जिसमें वॉलमार्ट ने टॉप किया था, अमेजोन सेकेंड नंबर पर और एप्पल थर्ड नंबर पर था 67 नंबर की फॉर्च्यून 500 में, जिसमें पहली क्रिप्टो करेंसी इंक्लूड हो चुकी है कॉइनबेस, जिसने रैंक ली है 437, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च द फंडिंग अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स दिस स्कीम। ये स्कीम लॉन्च तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने की थी, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कर रही है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस स्कीम के तहत क्या है कि इस स्कीम के तहत पहले फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी 10 करोड़ रुपए की, यानी डीआरडीओ 10 करोड़ रुपीज़ के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट, किसी भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी बना सकता है, इस पर ये 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन अब इसे खर्च करने की लिमिट बढ़ा दी गई और 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, ताकि भारत जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके, टेक्नोलॉजीज़ को इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजीज बनाई जा सके। इसी के लिए 10 करोड़ की जगह पर प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपये की जो अमाउंट है वह बढ़ा दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब डीआरडीओ को किसी भी प्रोजेक्ट पर करने के लिए मनी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होगी, 50 करोड़ यानी 5 गुना कर दिया गया है। तो याद रखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तो लॉन्च की गई थी, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करिए डीआरडीओ के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और रिसेंटली डीआरडीओ ने एक
अपनी एक मिसाइल टेस्ट की जिसका नाम है अग्नि। अग्नि का ये अभी रिसेंटली फोर्थ वर्जन इसका टेस्ट फायर किया गया था, जिसे टेस्ट फायर किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा में स्थित है। और इसकी रेंज है 3,500 से 4,000, 3,500 से 4,000 इसकी रेंज है। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि की अगर पूछी जाए किस टाइप की मिसाइल है तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। और रिसेंटली अस्त्र मार्क फर्स्ट ये भी एक मिसाइल लॉन्च की गई थी, यानी लॉन्च क्या की गई थी, इसके बनाया जा रहा है। इससे डिज़ाइन और इसकी टेक्नोलॉजी बनाई तो डीआरडीओ ने है, लेकिन इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, भारत डायनामिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हिंदुस्तान का जहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है इसका तो बेंगलुरु हो गया, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। और बेंगलुरु का बी से स्टार्ट हो रहा है इसका अपोजिट कर दीजिए, एच हैदराबाद में है। तो इनके कैपिटल के फर्स्ट स्टार्टिंग को अपोजिट कर दीजिए, बी को एच कर दीजिए, एच को बी कर दीजिए। हैदराबाद और बेंगलुरु में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इससे आपको ईजी टू रिमेंबर होगा। और अस्त्र M1 ये किस टाइप की मिसाइल है? ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर। और अग्नि सरफेस टू सरफेस। अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल कुछ नहीं है, एक प्रकार की ई बुक है, यानी ई बुक है जो कि जिसका पोर्टल बनाया गया और इस पर कंप्लीट उस बुक को इस पर रिलीज़ किया गया है। और इस बुक में जो लिखा गया है उसमें वो लिखा गया है जितना भी पेंशन में रिफॉर्म हुआ है ना बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान, यानी 2014 से 2022 के बीच में, तो उसके बीच में जितना भी पेंशन से रिगार्डिंग रिफॉर्म्स हुए हैं उसको सभी को इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें बताया गया है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल, याद रखिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है ही, आपको पता है, जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर। अगली न्यूज़ है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द माई पेड माई राइट प्रोग्राम इन लेह जो लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लॉन्च किया गया है माई पेड माई राइट प्रोग्राम। क्या ये नया प्रोग्राम है? नहीं, ये पुराना प्रोग्राम है, ये पहले भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसे लेह में अभी लॉन्च किया गया, तो लेह के लिए बिल्कुल नया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है जो सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं उनको प्रमोट किया जाना। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो नाबार्ड जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत एक फाउंडेशन आता है जिसका नाम है नेब फाउंडेशन। नेब फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है माई पेड माई राइट। और रिसेंटली इसे लद्दाख के लेह में चेयरमैन GR चिंतला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है मशीनरीज और मटेरियल प्रोवाइड करवाना वुमेंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स बनाए जा सके। इसके लिए नेब फाउंडेशन 7.5 लाख रुपये इसका मशीनरी और मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इसका बिजनेस, इसको बनाने का, तो उसके लिए 7.5 लाख रुपीज़ का मटेरियल मशीन्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर कोई पहले से ही रन कर रही है तो उसके लिए 1 लाख रुपीज़ का, यानी अपग्रेड करने के लिए 1 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। और जो नए स्थापित करने जाएगा उसके लिए 7.5 लाख रुपीज़। तो याद रखिए नए फाउंडेशन का ही नए फाउंडेशन की योजना है माई पेड माई राइट, जिसमें सैनिटरी पैड्स बनाए जाएंगे इस स्कीम में, याद रखिए। और रिसेंटली नाबार्ड, यानी इस स्कीम को नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड ने रिसेंटली FDI स्कीम लॉन्च की थी। FDI स्कीम का मतलब फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स में फार्मर्स, जिस एरिया के फार्मर्स है, जिस प्रकार का उनके पास इश्यू है, जिस प्रकार की समस्या है, उसी प्रकार की उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाए, उसी प्रकार की उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। नहीं कि पूरी इंडिया में एक कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि हर एरिया में हर फार्मर्स की समस्या अलग अलग होती है। तो ये इंडेक्स बनाया गया है कि किस एरिया में किस प्रकार के फार्मर्स की किस प्रकार की समस्या है। अगली न्यूज़ है इंडियन ऑयल हैज़ लॉन्च्ड को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। रुपए का कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया इंडियन बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, और साथ में NPCI तो है, क्योंकि NPCI का तो है रुपए क्रेडिट कार्ड। और रिसेंटली क्रेडिट कार्ड को UPI में भी इंक्लूड कर लिया गया है, याद रखिए क्रेडिट कार्ड को, रुपए के क्रेडिट कार्ड को। और कॉन्टैक्टलेस का मतलब आपको पता ही है कि आपको फिजिकली अटैच करने की आवश्यकता नहीं है कार्ड को, जस्ट बाहर से स्कैन कर लीजिए।
बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विच टू कंट्रीज लॉन्च्ड 8 ब्लास्टिक मिसाइल्स इनटू द सी दैट इक्वल्ड द नॉर्थ कोरियन मिसाइल डिस्प्ले। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली ब्लास्टिक मिसाइल्स इनटू द सी के अंदर लॉन्च की गई, इन्होंने ट्रायल किया, लेकिन फिर यूएस और साउथ कोरिया ने यह कहा कि तुम इस भरोसे में मत रहिए कि ये आप टेक्नोलॉजी आपके पास है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बस इसी को दिखाने के लिए यूएस और साउथ कोरिया ने ये 8 ब्लास्टिक मिसाइल्स इनटू द सी लॉन्च की है, ताकि साउथ कोरिया को, इस नॉर्थ कोरिया को दिखाया जा सके कि हमारे पास भी कैपेबिलिटीज़ है। तो याद रखिए यूएस और साउथ कोरिया ने 8 ब्लास्टिक मिसाइल्स इनटू द सी लॉन्च की है। अगली न्यूज़ है तियांगयोंग स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन बीइंग बिल्ट बाय विच कंट्री इन द लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में तियांगयोंग स्पेस स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? तो आंसर बनेगा चाइना, और ऐसे करने वाला चाइना पहला देश बन रहा है जिसका खुद का स्पेस स्टेशन होगा। और ऐसे पहले तो लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन वो मल्टीपल स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कनाडा भी शामिल था, नासा भी शामिल था, नासा की स्पेस एजेंसी भी, तो ये चीज़ें शामिल थी बहुत सारी, रशिया की भी शामिल थी, यूरोप की शामिल थी, लेकिन ये चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, तियांगयोंग स्पेस स्टेशन, और इसे लॉन्च किया जाएगा 340 से 450 किलोमीटर की दूरी पर अर्थ से, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है 2000 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर अर्थ सरफेस से, याद रखिए। और इसे बना कौन रहा है? चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA इसे बना रहा है, याद रखिए। और ये 3 मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा, 3 मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा। अगली न्यूज है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कैंसर डिसअपियर्ड फ्रॉम द एवरी पेशेंट्स बॉडी इन द ट्रायल ऑफ विच ड्रग्स। रिसेंटली ट्रायल किया गया कैंसर पेशेंट्स में, यानी 18 पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया, और 18 पेशेंट्स को ये ड्रग दी गई जिसका नाम है दोस्त्रालिम्ब। और दोस्त्रालिम्ब के ट्रायल पर 6 महीने के ट्रायल पर सारे के सारे पेशेंट से जो कैंसर का ट्यूमर था वो गायब हो गया, यानी सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। और इस प्रकार की ऐसा करने वाली पहली मेडिसिन बन गई है, और इसका नाम है दोस्त्रालिम्ब, और जिस ब्रांड से बेचा जा रहा है उसका नाम है जेमपेरिल। जेमपेरिली इसका नाम है, याद रखिए। ड्रग्स का नाम याद रखिए, ब्रांड नाम याद रखिए, और इस जो कंपनी बना रही है उसका नाम याद रखिए, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ये कंपनी बना रही है, जो कि यूके की कंपनी, यानी यूके ने ये मेडिसिन बनाई है, ये ड्रग बनाई है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने, याद रखिए। और इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, आप दोस्त्रालिम्ब, जेमपेरिली, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ये नाम याद रखिए। नेक्स्ट है रिसेंटली इन जून इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री इन द हेल्थ सेक्टर टू प्रिवेंट ट्रायल ऑफ HIV, TB, COVID-19। HIV, TB, COVID-19 इन चीज़ों को खत्म करने के लिए रिसेंटली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड MOU साइन किया है इंडिया ने USA के साथ, तो इनका नाम याद रखिए। USA के साथ इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया है। अगली न्यूज है रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल 17th एशिया मीडिया समिट। मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए एशिया मीडिया समिट रिसेंटली फिजी के द्वारा होस्ट की गई। और जैसे कि आपको पता है मीडिया तो 4th पिलर है ही डेमोक्रेसी का, 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, याद रखिए। तो इसे होस्ट किया है फिजी ने। फिजी की कैपिटल सुआ है और करेंसी यहाँ की डॉलर है, फिजियन डॉलर। अगली न्यूज है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट। हाई स्पीड गार्ड बोट का मतलब होता है जो बड़ी बोट्स होती है, बड़ी नाव होती है, उनको जो गार्ड करने वाली छोटी छोटी जो शिप्स होती है, जो बोट्स होती है, उन्हें बोलते हैं गार्ड शिप्स, गार्ड बोट्स। और ये 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी गई है वियतनाम को, और वियतनाम को गार्ड्स ये दी गई है 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर, यानी पहले तो 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई वियतनाम को, और फिर इसी अमाउंट से ये 12 सेमी हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड, सेमी नहीं हाई स्पीड गार्ड बोट दी गई वियतनाम को, याद रखिए। अगली न्यूज़ है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट किस इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया है इंडिया में? तो आंसर बनेगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट जो इनिशिएटिव इसका लॉन्च करने का मकसद है कि इंडिया में लोगों को अवेयरनेस तब बढ़ाया जा सके, लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज को समझा जा सके, उसको इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक्शंस लिए जाए। इसी चीज़ के लिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर इस मैनेजमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है, इस मैनेजमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया था हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक प्रकार का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो मैंने बता दिया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयरनेस तब बढ़ाई जाएगी। तो याद रखिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, USA में इसका हेडक्वार्टर है, और इसी ने इसे लॉन्च किया है। और WRI का मकसद यही है कि जो फूड
स्कैरसिटी है उसके रिगार्डिंग काम करना, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग काम करना, वाटर स्कैरसिटी के रिगार्डिंग काम करना, एनर्जी सिटीज़ में और क्लाइमेट चेंज से ओशंस पर, इन चीज़ों पे काम करना इसका मकसद है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उन सब पर काम करना इसका मकसद है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 2023 की रैंकिंग रिलीज़ कर दी गई है क्यूएस के द्वारा। क्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्वाइक्वेली सेमंड्स। क्वाइक्वेली सेमंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूएस की, और याद रखिए इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म इसकी। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया? तो आंसर बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आईआईएससी बेंगलुरु ने इसमें टॉप किया है और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 155th पोजीशन पर है और इंडिया में इसकी पोजीशन फर्स्ट है। इंडिया में सेकंड पोजीशन आईआईटी बॉम्बे की है और थर्ड पोजीशन आईआईटी दिल्ली की है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 172 और 174 रेस्पेक्टिवली है, ये भी आप याद रखिए। और इस लिस्ट को टॉप किया है एमआईटी ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है, ये पिछले 10 साल से इसी लिस्ट को टॉप कर रही है, यही यूनिवर्सिटी से टॉप कर रही है, याद रखिए। और एक नाम और आप याद रखिए इसका नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है उसका नाम है ओपी जिंदल, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसने इस रैंकिंग को टॉप किया है और ये पिछले 3 साल से ये यूनिवर्सिटी टॉप करती हुई आ रही है। इस रैंकिंग का ये भी कहना है कि आईआईएससी बेंगलुरु साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, सबसे फास्टेस्ट राइजिंग यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु, याद रखिए इनका नाम भी। अगली न्यूज़ है मिथाली राज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी इन्होंने अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर करने का। और आपको बताना है किस राज्य से आती है मिथाली राज, तो आंसर बनेगा राजस्थान से आती है और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। हालांकि इन्हें 2019 में इन्होंने T20 से अनाउंस किया था और अभी इन्होंने पूरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से यानी क्रिकेट से अनाउंस कर दिया है। और इनके अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 232 इन्होंने ओडीआई मैच खेले हैं, 89 T20, 12 टेस्ट में सबसे कम टेस्ट मैच खेले हैं और सबसे कम टेस्ट मैच में इन्होंने स्कोर किया है। और पूरे इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 10,868 इतने रन बनाए हैं, लेकिन ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन 7,000 रन इन्होंने को क्रॉस कर लिया है, 7,000 से भी ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हैं। यानी एक ये भी कह सकते हैं कि पहली फीमेल प्लेयर है जिन्हें ओडीआई टेस्ट सीरीज़ में 7,000 रन से मार्क किया है, याद रखिए। और इन्होंने डेब्यू किया था आयरलैंड के खिलाफ मैच था 1999 में, इसी दौरान इन्होंने डेब्यू किया था। इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है 2003 में, अर्जुन अवार्ड 2003 में दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में दिया गया था। 2021 में रिसेंटली पिछले साल ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया और अर्जुन अवार्ड इन्हें 2003 में दिया गया था, ये भी आप याद रखिए। इंटरनेशनल पोजीशन पर बात करें तो वुमेंस कैटेगरी में मिथाली राज 7th पोजीशन पर आती है, 7th पोजीशन पर आती है इंटरनेशनल लेवल पर। इमेज में देख सकते हैं यही है मिथाली राज। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टाइटल बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ये बुक का नाम है। और ये बुक लॉन्च, ये एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग से रिलेटेड बुक है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। आपको बताना है कि इसे ऑथर किसने किया है, तो आंसर बनेगा विनीत कार्निक जो कि स्पोर्ट्स बुक लिखने के मामले में फेमस है, विनीत कार्निक। और इन्होंने ही ये बुक लिखी है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, याद रखिए इनका नाम। और इस बुक को रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट जो कि मुंबई में स्थित है, इसमें इसको लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर बाय यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायोनियर्स 10 लोगों को दिया गया ये अवार्ड, लेकिन इनमें से एक है रामकृष्ण मुक्काविल्ली। और मुक्काविल्ली जो कि इंडिया से है इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी नो इंडिया से है नहीं, तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रामकृष्ण का नाम याद रखिए, रामकृष्ण मुक्काविल्ली। और इन्हीं को ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायोनियर अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। और ये अवार्ड दिया गया है इनके वर्क इन बिल्डिंग वाटर स्कैरसिटी विथ नेचर बेस्ड वाटर सोल्यूशन। नेचर बेस्ड वाटर सोल्यूशन पर जो सोल्यूशन इन्होंने बनाया है उसी के रिगार्डिंग इन्हें दिया गया है। और ये कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम है मैथ्री एक्वाटेक इनकी कंपनी का नाम, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इन्हीं के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है रामकृष्णन मुक्काविल्ली। और इन्हीं को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है।
अगली न्यूज़ है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोवर्स। लगभग 20 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं, 20 करोड़ या 200 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं किसके, विराट कोहली। ये पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिनका ये रिकॉर्ड है इंस्टाग्राम पर, और पहले इंडियन भी बन चुके हैं और फर्स्ट क्रिकेटर भी बन गए हैं, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, अवनी लखेरा सेट्स वर्ल्ड्स रिकॉर्ड टू विन गोल्ड एट पैरा वर्ल्ड कप हेल्ड इन फ्रांस, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये कौन सा स्पोर्ट खेलती है, तो आंसर बनेगा शूटिंग। ये शूटर है अवनी लखेरा, जो कि राजस्थान से ही आती है। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि मिथाली राज भी राजस्थान से आती है और ये भी राजस्थान से ही आती है। और इन्होंने 10 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, और ये गोल्ड जीतकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया है, इनकी डिस्टेंस के हिसाब से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनकी वो मीटर कितनी इन्होंने की वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती, इन्होंने इतना आप याद रखिए 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड बनाने के बाद ये जो आने वाला जो पेरिस समर ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है 2024 में, इसमें इन्होंने यानी अपनी सीट बुक कर ली है जस्ट इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद, इतना आप याद रखिए। लास्ट न्यूज है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस डे को हम हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 12 जून। हर साल को 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम मनाते हैं, जिसका मकसद है चाइल्ड लेबर को कम करना, एलिमिनेट करना, इसको ख़त्म करना। इस साल की थीम याद रखिए, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ये इसकी थीम है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर इसकी थीम है। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी की रिपोर्ट के अनुसार अराउंड 15 करोड़ 20 लाख चिल्ड्रंस लेबर, चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड है, 15 करोड़ से भी ज़्यादा, ये डेटा याद रखिए। और पहली बार 2002 में इस डे को मनाया गया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को, तो ये डेट भी आप याद रखिए। तो ये था 13 जून का करंट अफेयर्स। कैसा रहा लगा आपको करंट अफेयर्स, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 14 जून की, तब जून के में, तब तक के लिए गुड बाय।